बच्चों हम लोग चैप्टर लाइट स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 8th के साइंस का। तो इस लेक्चर में हम लोग क्विक रिवीजन देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा कि लाइट है, लाइट की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, आप तो कहते हो कि आंखों से हम देखते हैं, बट अगर लाइट नहीं होगा तो आप अपनी आंखों से भी नहीं देख पाओगे। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, लाइट का भी और आपके आइज़ का भी। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को क्यों देख पाते हैं, तो मोस्टली उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट होती है, लाइट जो है फॉल करेगी और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज़ के पास आता है और हम उस चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने आपको 2 पॉइंट बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला पॉइंट क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और दूसरा पॉइंट क्या बताया था आपको, जो आपका इंसिडेंट रे होगा, जो आपका नॉर्मल होगा और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको लिखना है और इसमें आपको वो डायग्राम बनाना है। ये प्लेन मिरर, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पे इंसाइड किया वहाँ पे आपका नॉर्मल, ये होगा आपका एंगल आई, ये होगा आपका एंगल आर। ठीक है, तो ये भी हो गया बच्चों। इंसिडेंट रे मैंने आपको कॉपी में बताया है कि आपको इंसिडेंट रे की डेफिनेशन नोट कर लेनी है। तो इंसिडेंट रे क्या होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया, द रे लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, सॉरी यहाँ से, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस, वो लाइट रे जो किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है उस लाइट रे को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो रे जो सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट करे उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो ये दोनों आप लोग अपनी कॉपी में डेफिनेशन नोट कर लेना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंसिडेंट रे की और यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्टेड रे की। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका कुछ जो और टर्म्स था, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मैंने आपको बताया था क्या चीज़ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, जिस सरफेस पे स्ट्राइक किया, जहाँ जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है उस पॉइंट से एक नॉर्मल खींचो। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो जाता है 90 डिग्री। तो ये जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस को नोट कर लेना 10 से लेकर के आपका यहाँ तक। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये देखिए आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस का डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, इंसिडेंट रे है, सरफेस पे स्ट्राइक की, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक की वहाँ से एक नॉर्मल खींचा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने एक रिफ्लेक्टेड रे बना लिया। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाया ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाया ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपसे बोला था आप लोग इसको बना लेना। ठीक है बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए मैंने आपको बताया 2 पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है आपको, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहला पॉइंट ये लिखना है। और दूसरा पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, ये वाला देखिए, दूसरा पॉइंट ये है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। ये 2 पॉइंट बना लिखने के बाद फिर आपको ये वाला डायग्राम बनाना है कॉपी में। ठीक है, तो ये आपका होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ये जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसका ये नेचर की बात कर रहा है। तो प्लेन मिरर में बच्चों जो भी इमेज बनती है वो इमेज आपकी इरेक्ट होती है, मतलब सीधी इमेज बनती है। इमेज की साइज़ उतनी ही होती है जितनी साइज़ आपके ऑब्जेक्ट की होती है। ठीक है, इमेज उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे मिरर के सामने आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो। और ये जो इमेज बनती है बच्चों मिरर में, प्लेन मिरर में, वो इमेज हम लोगों की वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, तो ये जो वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन। ये सारी चीज़ें हो गई। मैंने आपको ये भी बता दिया था, ये ऑब्जेक्ट था, देखो मिरर के सामने रखा हुआ है,
ठीक है। तो इसकी इमेज ये मिरर से जितनी दूरी पे है, मिरर से उतनी ही दूरी पे पीछे यहाँ पे उसकी इमेज बनी, और ये इमेज देखो, ये रेज अपीयर टू मीट हो रही है, तो जो भी रेज अपीयर टू मीट होती हैं, ठीक है, वो वर्चुअल इमेज बनाती हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये भी मैंने आपको कॉपी में बताया था नोट करने के लिए। तो लेटरल इन्वर्जन क्या प्रोसेस होता है कि मिरर के सामने आप हो, आप अगर राइट हैंड को अप करोगे तो मिरर में क्या दिखेगा कि आपने लेफ्ट हैंड को रेज किया है। ठीक है, मतलब आप अगर मिरर के सामने राइट का पोर्शन मूवमेंट करोगे तो मिरर में लेफ्ट का शो होगा, अगर आप लेफ्ट का मूवमेंट शो करोगे तो मिरर के अंदर राइट का होगा, मतलब जस्ट अपोजिट होता है। तो इस प्रोसेस को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यू एन इमेज, तो इसको आपको यहाँ से यहाँ तक इसको आपको नोट करना है, लेटरल इन्वर्जन को। रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी आपको बताया था। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में आप देखोगे कि जितनी भी इंसिडेंट रे होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल नहीं होती हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इंसिडेंट रे जब आपकी किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल होती है। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मतलब जो होगा, इसका सरफेस कैसा होता है, रफ सरफेस होगा। ठीक है, उस सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ होंगी, और जो रेगुलर होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जहाँ पे होता है वो सरफेस हम लोगों का स्मूथ सरफेस होता है। ठीक है, ये भी आपको बताया था। यहाँ आप देखिए ये सारी चीज़ें हैं भी, ये डायग्राम आपको बताया है। ये वाला जो डायग्राम ये किसको शो कर रहा है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को। ठीक है, आप देख रहे हो ये सरफेस रफ सरफेस है, सारी इंसिडेंट रेज पैरेलल इस पे आई, और स्ट्राइक करने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट की तो ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बोला था कॉपी में नोट कर लेना। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो जाएगा डिफ्यूज्ड का, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो वहीं पे आप लोग देख रहे हो, ये जो नीचे फिगर शो है ये किसका शो कर रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक आप रेगुलर रिफ्लेक्शन शो कर लोगे, ये दोनों के डायग्राम हो गए। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ये सरफेस भी आप देख रहे हो कैसा सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस। और ये क्या सिंबल है, ये किसका सिंबल है, दिस इज़ योर मिरर। ठीक है, मैंने आपको बताया था मिरर क्या किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, लाइन खींचोगे, और ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है कि ये वाला सरफेस आपका कैसा सरफेस है, पॉलिश सरफेस है। और ये सरफेस कौन सा है, ये वाला आपका शाइनी सरफेस है, जिस सरफेस पे आपकी लाइट इंसिडेंट करती है और वहाँ से फिर उसका रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी आपको बता दिया था मैंने। फिर यहाँ से आपको मैंने बताया था कि इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट क्या होता है और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए, द ऑब्जेक्ट से लेकर के यहाँ तक ये इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट होगा, इसके एग्जांपल्स मून आपके हो जाएंगे। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट वाली लाइन यहाँ से लेकर के जो भी आपको लास्ट एंड तक है वो नोट कर लेना, और इसके एग्जांपल्स में आपका सन होगा, लैंप होगा, इलेक्ट्रिक लैंप है, कैंडल फ्लेम है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, ये भी इंपॉर्टेंट ही था कि आप लोग देखते हो जब भी आप सैलून में जाते हो, अपने हेयर कट कराते हो, तो हेयर कट कराने के बाद जो आपका हेयर ड्रेसर होता है आपके बैक साइड पे एक मिरर लेकर के आता है। ठीक है, और आप फ्रंट में मिरर को देखते हुए ही आप बता देते हो कि आपका जो है जो हेयर का कट है वो सही है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज एक बार आकर के फिर से रिफ्लेक्ट होती है। तो मल्टीपल इमेज, इसके लिए बच्चों मैंने आपसे बोला था कि आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, इस तरह का प्लेन मिरर लेकर के सेटअप करना, अलग अलग एंगल पे रखना और देखना कितने कितने इमेज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और फाइनली आपको दोनों मिरर को एक दूसरे के सामने रखना है और इसके बीच में कैंडल रखना है, और तब देखना है इसमें कितने इमेज फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कैलेडियोस्कोप मैंने आपको बताया आपको किस तरह से बनाना है। ठीक है, इसका यूट्यूब लेक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप समझ सको कि इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इस तरह के बॉक्स के अंदर ही फिल करो, आप इतने से भी कैलेडियोस्कोप बना सकते हो। ठीक है, तो यूट्यूब में आप देखोगे आपने इतना पार्ट किया, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है वो इसी पार्ट में होता है। ठीक है, अब इसको आप कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लेते हो तो वो चीज़ अलग होती है। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग देख लेना इसको किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, और अगर आपको एक मॉडल प्रिपेयर करना है, आप कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो इसको आप बना के कोशिश भी करना घर पे। ठीक है, एक मॉडल बना के।
ये हो गया बच्चों। उसके बाद सनलाइट की हमने बात की थी कि सनलाइट आपकी वाइट लाइट होती है, लेकिन इसमें जो वाइट लाइट होती है ये 7 कलर में डिवाइड होती है, और उस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट मतलब डिस्पर्जन कहलाता है। तो उसके लिए ये सेटअप यहाँ पे तैयार किया गया था। कटोरी ली गई थी, कटोरी में देखो ये मिरर लिया गया, पानी भरा गया, तो ये प्रोसेस जो आपका सेटअप हुआ ये क्या बन गया, अब प्रिज्म बन गया। ठीक है, अब यहाँ से सनलाइट जब प्रिज्म पे पास करेगी तो सनलाइट क्या होती है बच्चों, वाइट लाइट होती है, और प्रिज्म क्या करता है, इस वाइट लाइट को 7 अलग अलग कलर में डिवाइड कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, डिस्पर्जन की डिफिनीशन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा सब लोग। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट प्रिज्म वाला तो हम लोगों ने बनाया सेटअप। एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट का जो नेचुरल प्रोसेस है वो है आपका रेनबो। रेनबो में भी आप लोग देखते हो आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं, और 7 कलर्स बच्चों याद कैसे रखा जाता है, विबग्योर के नाम से। ठीक है, विबग्योर, सारे कलर्स का ये फर्स्ट लेटर है। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर, ठीक है, येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। तो ये आपके कलर्स हैं। यहाँ तक हो गया बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी हो गई। फिर हम लोगों ने आई के बारे में स्टडी किया कि कॉर्निया, आइरिस, पिपल होती है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये वाला पार्ट जो आपका ब्राउन वाला पार्ट दिख रहा है ना आइस के अंदर, ये आपकी आइरिस है, और ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका पिपल है। तो पिपल की साइज़ को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, जब लाइट आपकी डिम होगी, लाइट आपकी कम होगी, अंधेरा रहेगा, तो जो पिपल की साइज़ होगी, पिपल की साइज़ को, अगर आप चाहते हो कि लाइट है कम लाइट में अगर आपको देखना है, ठीक है, कम रोशनी में आप चाहते हो कि हम किसी चीज़ को देखें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी आंखों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जाने का मतलब पिपल की साइज़ को बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर रात में आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब आपकी पिपल की साइज़ क्या है, छोटी हो गई है, जिसमें लाइट नहीं इंटर कर पा रही, इसलिए आप उसको नहीं देख पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बताया भी था कि पिपल की साइज़ को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है। आइरिस ही है जो हमारी आंखों के कलर को बताता है। तो यहाँ पे आप देख करके बता सकते हो कि इसके आइज़ की कलर क्या है बच्चों, ब्राउन कलर है। ठीक है, व्हेन वी से दैट पर्सन हैज़ ग्रीन आइज़, वी रिफ़र एक्चुअली टू दी कलर ऑफ द आइरिस। ठीक है, तो इसमें ये भी कह रहा है अगर हम किसी के बोलते हैं किसी की आंखें ग्रीन हैं, तो इसका मतलब उसके आइरिस की जो कलर है वो क्या है, ग्रीन कलर है। लोग बोलते हैं ना ऐश्वर्या राय की आंखें ब्लू हैं, तो इसका मतलब उसका जो ये जो आइरिस पार्ट है वो किस कलर का है, ब्लू कलर का है। ठीक है, अब ये आइरिस जो है, आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। आइरिस क्या करता है, हमारे आंखों के अंदर कितनी लाइट जाए उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि आई में इमेज कहाँ बनती है बच्चों, रेटिना पे बनती है। ठीक है, और रेटिना पे ही हम लोगों के बच्चों कुछ ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपके रॉड्स होते हैं, कोन्स होते हैं, कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो वहाँ से ये जो इमेज होती है ट्रांसफ़र होती है नर्व्स के थ्रू, और वो मैसेज हमारे ब्रेन के पास पहुँचता है। ठीक है, कुछ सेंसेशन फील्ड होती है। यहाँ देखिए कोन्स है, रॉड्स है, कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कोन जो होता है वो ब्राइट लाइट्स के प्रति सेंसिटिव होता है, और रॉड्स जो होता है वो डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। कोन्स जो है कलर को सेंस करता है। फिर एट द जंक्शन, वो जंक्शन जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना मीट करता है, ठीक है, उस पॉइंट पे हमारी जो कोई भी इमेज, कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे आप कुछ भी आप सेंस नहीं कर सकते, तो वहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इस ये ब्लाइंड स्पॉट का डिमॉन्स्ट्रेशन था। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप इसको ले लेना, एक बार लेफ्ट आइज़ को क्लोज करना, ठीक है, राइट आइज़ से क्रॉस को देखना, एक बार राइट आइज़ को क्रॉस करके लेफ्ट आइज़ से इस डॉट को देखना, ठीक है, और इस पेपर को अपने आइज़ की तरफ लेके आना। तो एक समय आप देखोगे कि जब आप इसको देख रहे होगे तो ये आपको डिसअपियर हो जाएगा, और जब आप इस आँख से इसको देख रहे होगे तो ये डिसअपियर हो जाएगा। तो जिस डिस्टेंस पे आप इसको अपने हाथ के आँख के पास लेकर के आओगे, तो जिस डिस्टेंस पे आपको विज़न बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मतलब आपके ऑप्टिक नर्व के पास में, ठीक है, आपके रेटिना और ऑप्टिक जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट हो गया, इसलिए आपको ये इमेज नहीं दिख रही है। ठीक है, ये भी हमने आपको डिस्कस कर लिया। फिर आपको मैंने ये भी बताया कि जो आप लोग मूवी देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, तो वहाँ पे जो इमेज होती है हमारी आंखों के सामने 24 टाइम्स
ठीक है, 24 पिक्चर्स पर सेकंड मूव करती है, इसलिए हमको दिखता है कि वो पिक्चर क्या कर रही है, मूव कर रही है। और ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको बताया ही था कैसे करना है। एक कार्डबोर्ड ले लेना या कोई एक पेपर ले लेना, एक साइड पे बर्ड को पेस्ट कर देना, उसके अपोजिट साइड्स पे आप केज को कर लेना, फिर इसको आप रोटेट करना, घुमाना, तो आप देखोगे कि बर्ड्स आपके केज में आ गई है। ठीक है, इसका भी मैं आपको यूट्यूब वीडियो शेयर कर दूंगा, आप देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक हो गया। फिर जो है हम लोगों ने ये भी देखा कि आइज़ जो है, आइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स होता है, तो हम लोगों को आइज़ की देखभाल करनी चाहिए। कुछ लोगों की आइज़ ख़राब हो जाती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, किसी को दूर की चीज़ें नहीं दिखती, किसी को पास की चीज़ें नहीं दिखती, तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उनको स्पेक्टिकल्स एडवाइस करते हैं, जिसकी हेल्प से उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और ये दूर का ना दिखना, पास का ना दिखना, ये सब किसके कारण होता है, तो यहाँ पे जो भी इमेज होती है वो रेटिना पे नहीं बनती है, या तो वो रेटिना के आगे बनती है या वो रेटिना के पीछे बनती है। ठीक है, तो उनको डॉक्टर्स जब वो चश्मा दे देते हैं पावर वाला, जिसमें लेंस लगा हुआ होता है, तो उस लेंस से जो इमेज होती है वो इमेज प्रॉपर रेटिना पे बनने लगती है। ठीक है, और उनको चीज़ें अच्छी तरीके से दिखने लगती हैं। ये चीज़ हो गया बच्चों, केयर ऑफ आइज़ आपको मैंने बता ही दिया था, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ को बहुत पास से नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा दूर करके पढ़ना चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, कितना, 25 सेंटीमीटर। आपको बहुत कम रोशनी और बहुत ज़्यादा रोशनी में भी नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, पावरफुल लाइट, सनलाइट हो गई, लेज़र लाइट को, इसको आपको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो आपकी रेटिना डैमेज हो जाएगी। ठीक है, आपकी आंखों में अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स जाता है तो आप उसको रब मत करो, पानी से आप धो लो। उसके बावजूद भी अगर ठीक नहीं होता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि हमारे पास और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी आई का शेप अलग अलग होता है। जैसे क्रैब की बात की, क्रैब की आइज़ बहुत छोटी होती हैं, लेकिन वो अपने चारों तरफ देख लेता है। ठीक है, तो अगर आप क्रैब को पीछे से भी पकड़ने जाओगे तो वो, उसको पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है, वो अपने आप को छुपा लेता है, क्योंकि वो पीछे भी देख सकता है। वहीं बटरफ्लाई की बात की जा रही है, बटरफ्लाई की जो आइज़ होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, आपको लगता है 1000 नंबर ऑफ आइज़ से बनी हुई हैं। ठीक है, ये भी अपने चारों तरफ देख लेते हैं। फिर वहीं पर हम लोगों ने नाइट बर्ड्स की बात की बच्चों, जैसे आउल की, तो आउल को रात में अच्छी तरीके से दिखता है और दिन में इनको नहीं दिखाई देता। वहीं जो डे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको दिन में अच्छी तरीके से दिखाई देता है, रात में अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता है। आउल की जो कॉर्निया होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, और इनका पिपल भी लार्ज होता है। लार्ज पिपल होने के कारण ही इनके आँखों में ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जाती है और ये रात में अच्छी तरीके से देख पाते हैं। और यहाँ पे आपने देखे, ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना ए लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स। ठीक है, तो ये जो आपके आउल होते हैं, आउल के पास लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स होता है। ठीक है, और कौन सा आपके पास कम होते हैं। और डे बर्ड्स के पास जो होते हैं मोर कॉन्स एंड फ्यूअर रॉड्स। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, नाइट बर्ड और आपका डे बर्ड, नाइट बर्ड्स के पास क्या चीज़ ज़्यादा होता है, तो नाइट बर्ड्स के पास लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स होते हैं। ठीक है, और लेस नंबर्स किसके होते हैं, कोन्स के। और डे में इसी का जस्ट अपोजिट होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे कोई भी एक आप याद कर लेंगे तो उसका अपोजिट जो होगा वो उसमें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के बाद फिर हम लोगों ने ये भी देखा बच्चों कि आपकी आइज़ अगर ख़राब होती है, ठीक है, तो आइज़ में प्रॉब्लम होने की समस्याओं के पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि आप जो खाना खा रहे हो उसमें प्रॉपर डाइट नहीं है, तो आपको प्रॉपर डाइट भी लेनी चाहिए। ठीक है, आपकी डाइट में कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो है आँखों से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, तो रॉ कैरेट्स हो गया, ब्रोकोली हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया। फिर ये भी डिस्कस किया कि आपको मिल्क लेना चाहिए। ठीक है, कर्ड, चीज़, बटर, एग्स, ये सब चीज़ खानी चाहिए। फ्रूट्स में आपको पपाया, मैंगो, ये सारी चीज़ लेनी चाहिए। ये सब विटामिन ए रिच होते हैं। ठीक है, और विटामिन ए से जो बीमारी होती है विटामिन ए से जो आपको बीमारी है जो नाइट ब्लाइंडनेस की है, ये काफ़ी हद तक जो है इससे हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए आँखों की रोशनी के लिए, ठीक है, आपकी आँखों की रोशनी बराबर बनी रहे, अच्छी रहे,
आपकी आंखें ज़्यादा समय तक चलें, जल्दी ख़राब ना हो, इसके लिए प्रॉपर डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। फिर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस में हम लोगों ने ये देखा कि इनके लिए बहुत सारे सिस्टम्स का डेवलप किया गया है। ब्रेल सिस्टम्स, उसमें आप लोगों ने स्टडी किया कि ब्रेल सिस्टम्स में जो फिजिकली इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो उसको टच करके रीड और राइट कर सकते हैं, ठीक है। और इस बॉक्सेस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया कि इनके लिए क्या क्या आज की डेट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। और फिर आपने देखा कि लुई ब्रेल थे जिन्होंने ब्रेल सिस्टम्स का डेवलप किया था। फिर लास्ट में आप लोगों ने यहाँ पर ये स्टडी किया कि कुछ हमारे पास ऐसे भी रोल मॉडल्स हैं जो फिजिकली इम्पेयर्ड थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट को गेन किया, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश है। इसके क्वेश्चंस आंसर्स को मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। सो हैव ए गुड डे।